हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली क्लास में परमाणुओं की संरचना के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था, उसी पर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो हमने कल रदरफोर्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी कक्षाओं, उनके नाभिक का जो मॉडल था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। इसमें सबसे तीन प्रमुख चीज़ें हैं। एक है बंद वृत्तीय कक्षाएं, अपकेंद्र बल और परमाणुओं का अस्तित्व एवं उनका ऊर्जा का स्तर। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार या अंडाकार किसी भी आकार में वह गति कर सकता है। जब वह गति करता है तब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वह एक अपकेंद्र बल लगाता है इलेक्ट्रॉनों पर, और उसकी दिशा क्या होती है, वह न्यूक्लियस से बाहर की ओर होती है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति कर रहा होता है तो इस बल के कारण, इस अपकेंद्रीय बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस पे नहीं गिरता और परमाणुओं का जो अस्तित्व है वह बना रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन कक्षाओं में गति करते हैं उनको हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब उनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? यदि उनकी संख्या n मान लें तो उनको हम लोग नंबरों से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है हमारा K, L, M, N इत्यादि। तो ये जो हमारी कक्षाएं होती हैं उनको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं, और उन्हें या तो नंबर वैल्यूज़ में और या तो अल्फ़ाबेट में हम लोग दिखा सकते हैं। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब उसके बाद इनके मॉडल के आधार पर ही हमने निष्कर्ष निकाले हैं कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कक्षा में कितनी हो सकती है। मान लीजिए कि नाभिक के बाहर हमारी एक कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी, यानी कि 2 का गुणा n की जगह पर 1 रख देंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 2। यानी कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है? 2। अब दूसरे कक्षा की हम लोग चर्चा करें तो n के स्थान पर हम लोग 2 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर किए 4 गुणा 2 से किए तो 8। तो दूसरी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितनी हो सकती है? 8। इसी प्रकार यदि हम तीसरी कक्षा पे जाएं तो उसकी संख्या हो जाएगी 18, और यदि चौथी कक्षा में जाएं तो उसकी अधिकतम संख्या हो जाएगी 32। स्टूडेंट, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी परमाणु का स्थिर बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो किसी भी परमाणु को स्थिर होने के लिए उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। यदि वह संख्या 8 से कम होगी तो वह परमाणु आपका अस्थिर होगा। इसी प्रकार जब इन कक्षाओं का जो विन्यास है वह एक के बाद एक क्रम में भरता है, जैसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो और उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन उसमें परमाणु में हो तो वो अपने आप दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो हम देख सकते हैं कि नाभिक के बाहर जो ये वृत्तीय कक्षा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति दिखाई गई है, यह है आपका न्यूक्लियस। हीलियम की परमाणु क्रमांक होते हैं 2, तो न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जैसे ही आगे बढ़ेगा
लिथियम के केस में हम देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो क्या होगा कि ये दो कक्षाओं में, पहली कक्षा में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरी कक्षा में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि इस कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और उससे ज़्यादा आपका परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो वह तीसरी कक्षा में चली जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमाणु को स्थिर बने रहने के लिए 8, और उससे पहले वाली शर्त यह है कि उसकी कक्षा में 2 या 18 आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। परमाणु के स्थायित्व के बारे में थोड़ा और हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो भी आपके पदार्थों का गुण है वह बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस पर निर्भर करता है, और उसी आधार पर हम चालक, अर्धचालक और कुचालक का निर्धारण करते हैं। तो आगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके आगे जितने हमारे बॉन्ड हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आंतरिक परमाणु बंध, इंटरनल एटॉमिक बॉन्ड, जिसमें हम चालक, अर्धचालक और कुचालक के बीच जो आपकी एटॉमिक बॉन्डिंग होती है उनके इलेक्ट्रॉन की, और दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो भी बॉन्डिंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला टर्म हम लोग समझ लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए, नाभिक के चारों ओर जो हमारे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे होते हैं वह निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। इसीलिए नाभिक का जो अपकेंद्र बल है वह उन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रहता है। किंतु जैसे हम नाभिक से दूर होते चले जाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर है वह कम होता चला जाता है, और उनके ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ता जाता है, और उनकी जो बॉन्डिंग न्यूक्लियस के साथ होती है वह कमज़ोर होती जाती है। अब उस केस में क्या होता है, मान लीजिए वह परमाणु किसी दूसरी परमाणु के संपर्क में आएगा, उसके क्षेत्र के संपर्क में आएगा, और उसकी बॉन्डिंग अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसका ऊर्जा स्तर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वह असहाय हो जाएगा। मतलब कि वो एक फ्री अवस्था में आ जाएगा, वो अपने परमाणु को छोड़कर दूसरे परमाणु की कक्षाओं में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि वह परमाणु अस्थिर है और उसमें से इलेक्ट्रॉन आपके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपना बॉन्डिंग, अपना बंध बना लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कोई भी पदार्थ, तत्व, वह सॉलिड होगा कि अर्ध आपका नॉन सॉलिड होगा कि गैस होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो कितनी बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। अष्टक क्या होता है, किसी भी परमाणु को स्थिर होने के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि उससे कम होंगे तो वह परमाणु अस्थिर होगा। ऊर्जा का स्तर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का स्तर कैसा होता है। जो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के होते हैं वह नाभिक के पास होते हैं, बंधे होते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा ज़्यादा होती है वह नाभिक से दूर होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे आपके परमाणु के साथ बंध बना सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि परमाणु में बंधों के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आपका आता है धात्विक बंध, मेटॉलिक बॉन्ड। देखिए, इसमें क्या होता है, जितने हमारे चालक हैं जो सॉलिड हैं उसमें बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 1, 2 या 3 होती है। तो इस केस में क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के प्रभाव में आ जाते हैं और अपनी कक्षाएं छोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन
अपने परमाणु को छोड़ता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बादल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ देने के कारण वह परमाणु धनायन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक बादल हैं और जो आपका आयोनिक जो आयन बना परमाणु आयन, उसके बीच में एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है और इसी क्षेत्र के कारण जो हमारा मेटल होता है उसमें हमारी डक्टाइल और मेटल स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टी है वो आती है। तो इस प्रकार का जो बंध है वह धात्विक बंध कहलाता है। मुख्यतः चालक में, सॉलिड में ये होता है। सहसंयोजक बंध, इनमें बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 4 होती है और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को त्यागने में असमर्थ होते हैं, इसलिए ये अपना अष्टक पूरा करते हैं सहसंयोजन बंध के द्वारा। यानी कि जैसे सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 4 है, इसके विन्यास से आप देख सकते हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हें अपना अष्टक पूरा करना है। तो यह अपने आसपास के जो भी परमाणु होंगे उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ यहाँ बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया और वह स्थिर हो गया। तो इस प्रकार के जो बंध हैं वह अर्धचालकों में पाए जाते हैं, जिसका कि उदाहरण है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इसके बाद एक बंध और होता है, यह है आयनिक बंध। इस बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि जिसमें आपके अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका, और जिनको चाहिए होता है, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनसे कम परमाणु, कम इलेक्ट्रॉन वाले तत्व ले लेता है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, NaCl सोडियम का सूत्र है और इसमें सोडियम का आपका मान होता है 11 और क्लोरीन का 17। तो इसके विन्यास से आप देख सकते हैं कि जो आपका सोडियम है उसमें 1 है, यानी कि ये ग्राही है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इसी प्रकार क्लोरीन भी 7 इलेक्ट्रॉनों को यदि त्याग देता है तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और ये परमाणु स्थिर हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो बंध बनता है वो NaCl का बनता है, जो कि नमक का एक रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयनिक बंध में हमारा जो बंध होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बंध है वो बेसिकली इस टाइप के जितने भी हमारे बॉन्डिंग हैं वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में पाई जाती हैं। तब हम आगे चर्चा करेंगे चालक, अर्धचालक और कुचालक के रेजिस्टिविटी की। थैंक यू क्लास।